नमस्कार, मैं सागर आगरी और आप देख रहे हैं एएफटी न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं मारवा स्टूडियोज़ में, जहां 12th ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अंबर शर्मा जी से, जिन्हें मोगली बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो सर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है सर यहाँ फेस्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो पिछले 12 साल से चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कई हज़ार साल तक ये इनिशिएटिव चलना चाहिए जो मारवा साहब ने शुरू किया है। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो अपनी बुक रिलीज़ के लिए आया हूँ। अच्छा सर, बुक रिलीज जैसा आपने बताया, तो कौन सी बुक है आपकी जो अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई है? ये मेरी थर्ड बुक है, और ये जो है ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेटिव बुक है, जिसमें मैंने मुंबई माफिया के वो किस्सा कवर किया है जो आज तक कभी किसी ने नहीं कवर किया। क्योंकि अगर हम मुंबई माफिया की बात करें तो हम अगर 50 के दशक से शुरू करें तो करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन और उसके बाद छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम की बात होती है। लेकिन इनकी कंपनीज़ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, और उनको जो है गैंग्स टारगेट करते हैं कि अगर गैंग में जैसे किसी कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे सीईओ होते हैं, वीपीज़ होते हैं, तो अगर उनमें से कोई बहुत स्ट्रांग है, अगर उसको टारगेट किया जाए तो कंपनी कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसा ही छोटा राजन की कंपनी में एक नाम था रोहित वर्मा, जो पूरा छोटा राजन की कंपनी को चलाता था। और उसको जो है, जब छोटा राजन के ऊपर 2000 में हमला हुआ, सितंबर 2000 में बैंकॉक में, तो 32 गोलियां छोटा राजन को बचाने के लिए उसी व्यक्ति ने खाई थी। और टारगेट इनडायरेक्टली रोहित वर्मा था, लेकिन कहते हैं कि केक ऑन चेरी ऑन केक में वो छोटा राजन भी उन्हें वहाँ मिल गया। टारगेट किया ही रोहित वर्मा को गया था, लेकिन बाई चांस उस फ्लाइट में उस दिन छोटा राजन भी था। तो 32 गोलियों खाने वाला जो रोहित वर्मा था, उस वो अखबार की सुर्खियां जरूर बना, लेकिन उसकी कहानी नहीं आ पाई कि वो कौन था, क्या था, कहाँ कहाँ गया, कैसे उसने शुरुआत की, कैसे उसका अंत हुआ। तो ये पूरा उसमें है, पूरा डॉक्यूमेंट्री के माध्यम विद उसमें मेरे हिसाब से कम 20-25 तो फोटोग्राफ्स ही मैंने डाले हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। काफ़ी बड़ी रिसर्च लग रही है सर। मतलब आपको ये पूरी रिसर्च करने में और बुक लिखने में टाइम कितना लगा? देखो, रिसर्च में तो कुछ नहीं कह सकते कि कितना टाइम लगता है। मैं पिछले 20 सालों से 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने 2003 में अपना करियर शुरू किया था, आज 2024 में है, तो 20 साल से ज़्यादा है। लेकिन 15 साल से मैं बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। तो रिसर्च तो ऑन एंड ऑन चलती रहती है, लेकिन किताब मैं जो भी किताब लिखता हूँ 15 से 20 दिन में लिख देता हूँ। बहुत बड़ी बात है सर ये आपने जो कही, क्योंकि इतने सालों की रिसर्च और उसको उतारना पेपर में महज आपके लिए थोड़ी सी बात। लेकिन सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म आजकल के जो यूथ आ रहा है, वो इस तरफ अपना रुझान कैसे करें? क्योंकि सर एक बहुत पेशेंस वाला काम है, और आप जिस तरीके से इतना पेशेंट रखे हुए आए हैं, तो कोई नया बच्चा या कोई नया यूथ इसमें चीज़ में आना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से अपना रुझान इस तरह लाए और कैसे काम करे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का जो है, इन्वेस्टिगेटिव, इसका मैं सीधे हिंदी में कहूँ कि खोजबीन, जांच, तो ये सब आपके तथ्यों पे ऊपर होती है, और तथ्य इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है, और वो बड़ा सब्र का काम है। और कई बार आपको रिजेक्शन मिलता है किसी भी तथ्य को, और अगर आप वो तथ्य लेके आ रहे हैं और कुछ चीज़ आपके हाथ लग रही है, तो आपके पीछे और लोग भी पड़ते हैं, क्योंकि रिस्की वर्क होता है। तो अगर आपके अंदर जुझारूपन है, कुछ अलग करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आपको सिर्फ एक न्यूज़ कवर करनी है, तो शायद इन्वेस्टिगेशन जो हिस्सा है वो आपके लिए, किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्र का बहुत फल है कि एक स्टोरी को आप कई साल तक फॉलो अप करते हैं, कई साल तक। पहले अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें, जो अगर हम 80s या 90s की भी बात करें, तो न्यूज़पेपर में हर महीने एक रिपोर्ट आती थी फॉलो अप की। एक रिपोर्टर उस न्यूज़ को 2 साल तक, 5 साल तक फॉलो अप करता था। इसका एग्जांपल देता हूँ, अर्ली 2000 में मायावती की ने जो ताज कॉरिडोर बन रहा था, उसका स्कैम हुआ था। तो न्यूज़पेपर उसको फॉलो अप रख रहे थे कि ये हुआ है, तो सीबीआई ने इसमें क्या किया है या और क्या किया है, तो वो उसमें वो तथ्य भी दिए गए। तो जो फॉलो अप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की तारीख में हम किसी भी न्यूज़पेपर में कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं देखते हैं। एक स्टोरी आई कि यूक्रेन में वॉर हुई, अगले दिन वो खबर गायब हो गई, उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं हुआ कि क्या घटित हो रहा है। एक एग्जांपल यूक्रेन दिया, क्योंकि यूक्रेन इस समय हाईलाइटेड है, टीवी चैनल्स वाले वहाँ गए, आप लोगों ने देखा होगा फुटेज, बहुत लोगों की मीम्स भी बनी हुई वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन फॉलो अप क्या है, वहाँ पे हो क्या रहा है, अब कोई फॉलो अप नहीं कर रहा है।
तो जो फॉलोअप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप साधारण रिपोर्टिंग कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लगा सर से बात करके। तो सर ने काफ़ी चीज़ें बताई जर्नलिज़्म के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़्म के ऊपर, माफ़ कीजिएगा मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म के ऊपर। तो ये थे अंबर शर्मा जिनसे हम अभी अब बात कर रहे थे। और सर को देख के मुझे पता चल रहा है कि उन्हें मोगली बाबा क्यों कहते हैं, शायद सर लुक की वजह से कहते हैं। नहीं, मैंने अपने जीवन की शुरुआत जो है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी से की थी। सबसे पहले मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम को एक्सपोज करना शुरू किया था अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो मेरी कार्यशैली थी, जिस तरीके से मैं काम करता था, जंगल में ज़्यादा समय व्यतीत करता था, इसलिए मुझे मोगली बाबा नाम दिया गया। तो मैंने गलत प्रेडिक्ट किया था, लेकिन सर वो भी अगर लुक से भी जाएँ तब भी नाम सूट करता है। तो ये थे अंबर शर्मा हमारे साथ, और मैं सागर आगरी विद कैमरामैन ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू।